और किसी को कुछ बोलना है? प्लानिंग क्या है? बोलिए। इट्स सिंपल बट बोलना पड़ता है। प्लानिंग क्या है? किसी भी काम को पहले से तैयारी करना। ठीक है अंकुर। ठीक है और कुछ? Planning is deciding in advance what is to be done, who is going to do it, where it is going to be done, how it is going to be done, every who, what, everything is going to be answered in planning phase. इतना सिंपल तरीके से याद रखो ना, ठीक है ना? जितना भी who, what, when, where, how है सब प्लानिंग में डिसाइड होता है। ठीक है, अगर आप गैप फुलफिल करने की बात करें तो क्या बोलेंगे? प्लानिंग इज द स्टेप वेयर we want to fill the gap between where today we are and where we wanted to be in future. ठीक है ना? तो फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच का जो आपका ख्वाब है वो कैसे पूरा होगा उसको आप प्लान करेंगे। सब आ जाए तो उसको बंद कर दो। समझ में आया? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या था? ऑर्गेनाइजिंग देखना नहीं है, अपने मन से बोलना है। क्या है ऑर्गेनाइजिंग? बोलिए। यस यू सिट डाउन। तुमसे पूछा एकदम पीछे बीच में, लुकिंग स्ट्रेट एट मी। यस नेम बताओ, पहले अपना नाम बताओ। अंशु। ठीक है, अब आप बताइए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्लानिंग बोल रहे हैं आप, ऑर्गेनाइजिंग में आइए। अब अगला स्टेप। लास्ट क्लास में आप थे, मुझे याद है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? थे आप। प्लीज डोंट टॉक। और मैंने आपको कहा सीधा बैठिए, और मोबाइल हाथ में क्यों है? क्या है ये? अभी देखने की जरूरत नहीं, रखो यार, वो तुम्हारे लिए है। अभी मैं हूं ना, अभी उसको रखो। मैंने फोन किसी को अलाउ नहीं किया है। एंड दिस इज द लास्ट टाइम। मेरी क्लास में फोन बाहर नहीं रहेगा, मोबाइल बैग के अंदर बिल्कुल ही साइलेंट मोड में। अगर आपने ऑफ नहीं किया है तो साइलेंट क्या दे रही हूँ मैं आपको? डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है ना? अदरवाइज दैट शुड बी शट डाउन, ठीक है ना? उसको एकदम बंद रहना है। लेकिन आप नहीं कर सकते, नॉट कंफर्टेबल, दैट एटलीस्ट साइलेंट करके बैग में रखिए। वाइब्रेशन मोड में भी दिखेगा तो मैं पोदार सर को दूंगी, ठीक है ना? देन यू एंड पोदार सर, द थिंग्स बिटवीन you both. I am not anywhere in that case. ठीक है, अब आप बोलिए ऑर्गेनाइजिंग बोलो। बैठ जाओ। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो सुना करो, आपस में बात इसके बाद भी हो सकता है, ठीक है? नहीं अभी नहीं। और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बोल सकता है? बैठ जाओ। यस मैम। बोलिए। मैम हमेशा आपको अपना कैमरा हमेशा ऑन रखना है, नहीं तो आप एब्सेंट मार्क हो जाइएगा। सॉरी। बोलिए। Ma'am, process that puts all the resources, people, and activities together in a systematic to fulfill the purpose is called organizing. ठीक है, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से दिया। मैंने उस दिन, तुम्हें कुछ याद है? नहीं थे क्लास में? ऑर्गेनाइजिंग बताओ। नहीं याद कुछ? ठीक है। ठीक, सबने बोल दिया। मैं फिर से एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ, एकदम बेसिक तरीके से बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अभी सिर्फ 2 क्लास हुआ है, 2 क्लास का कंटेंट दिमाग में नहीं रहेगा तो 40 क्लास के बाद क्या याद रहेगा? कुछ याद रहेगा? तो क्यों पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? थोड़ा अटेंटिव होना है बस, और कुछ नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बस थोड़ा अटेंटिव होना है। ऑर्गेनाइजिंग फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑलवेज टास्क इन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? कोई भी टास्क जब हम लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स दिखता है।
तो उस कॉम्प्लेक्स टास्क को पहले हम सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इवेंट, तुम ही बताओ क्या इवेंट करना है, कोई छोटा मोटा इवेंट ले लेना, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं लेना जो समझने में दिक्कत हो। बताओ, सपोज करो, सिंपल सपोज करो, क्या एनुअल डे, किस चीज का एनुअल डे? स्कूल लाइफ का। अच्छा चलो, कोई पार्टी है ना, एनुअल डे मींस की कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है। ध्यान से सुनो, आपस में बात मत करो। कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। उस ग्रुप में काम को, एकदम से पार्टी हो जाएगा क्या? अपने आप रिमोट दबाओ और शुरू हो गया पार्टी? होगा क्या? उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वेन्यू का, स्टेज का, डेकोरेशन का, कौन गेस्ट को रिसीव करेगा, कौन उनको वेलकम करेगा, कौन क्या गाएगा, क्या कल्चरल एक्टिविटीज रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या रिजेक्ट करना है, खाने पीने का क्या इंतजाम करना है, कौन से टाइम में उसको शुरू करना और कौन से टाइम में उस पार्टी को कंक्लूड करना है, ये सब आएगा। क्या नहीं, प्लानिंग आपने कर लिया कि पार्टी करना है, ठीक है ना, कहाँ करना है, उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना। प्लानिंग मतलब तुमको ये करना है, ये कहाँ होना है, कौन करेगा, ये सब हो गया। अब आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? तो जो कुछ आपको करना उसको आप लिखेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट में लिखेंगे कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो आपके पास ऐसे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगा ना। अब उस सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को असाइन करना कि ये कौन सा ग्रुप कौन सा काम करेगा। समझ में आया? तो ग्रुप को असाइन कर देना कि आपको ये रोल दिया जाता है। अब सबके एफर्ट से वो काम खत्म होगा ना, या अकेले हो जाएगा? नहीं होगा, सारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से खत्म होगा। सबका अपना इंडिविजुअल टास्क भी है और आपस में कोऑर्डिनेशन भी रखना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को, जो अपने आप में जटिल आपको लगता है, उसको आपने क्या किया? सिंपलर टास्क में ब्रेक डाउन कर दिया, एंड देन उस ब्रेक डाउन वाले हिस्से को उस आदमी को असाइन किया जो उस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। समझ में आया? एकदम सिंपल है, कहीं कुछ रटना नहीं है, कोई मैनेजरियल इसमें जार्गन मैंने यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है उसको सिंपल टास्क में ब्रेक डाउन करना एंड देन असाइनिंग दोस एक्टिविटीज टू दोस पीपल, टू दोस पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है ना, जो उसको करने में सबसे ज्यादा निपुण है, उसको दे दी, ठीक है ना। इसको हमने ऑर्गेनाइजिंग बोला, यानी इसमें डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। अब दो तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। पहले तो आपने वर्क इटसेल्फ को डिवाइड किया, काम को बांटा, और उसके बाद किसको देना है, ठीक है ना, वो भी बांटा आपने। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग इज जस्ट लाइक आवर फिजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जहाँ पे सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना, बट दे ऑल आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन इन विथ ईच अदर, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ना। अगर एक आदमी या एक ऑर्गन रेस्ट करने लग जाए तो बाकी के ऑर्गन कितना भी काम करेगा, काम नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में जितने एक्टिविटी है, हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये तो मानते होंगे, isn't it? है ना। थोड़ा सा कहीं कुछ लोचा हुआ, बस अब दौड़ रहे हैं तो फलाना हॉस्पिटल में डालता, फलाना चिलाना हो जाता है ये हालत। तो आवर बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी आप ध्यान से देखिए तो डिवीजन ऑफ वर्क है ना। अलग अलग पार्ट को अलग अलग काम असाइन किया गया, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। आवर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। आपका क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड है, इस बिल्डिंग में कहीं भी आपका क्लासरूम हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज ना करें, बताए नहीं कि कौन से क्लासरूम में तुम्हारा क्लास चलेगा, कौन सी मैम, कौन से टीचर किस समय आकर के ले लेंगे, तो कितना हसास में क्लासेस होगा। यू आर नो क्लू अबाउट वेयर टू गो एंड व्हाट टू स्टडी, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करिए, सिस्टमेटिक करिए, जो भी हमने कहा कि सिस्टमेटिक करिए, और इस तरीके से क्या करते हैं, आप काम को एक्शनेबल बनाते हैं। अब आप उस काम को जो आपने प्लानिंग में किया, वो आपने ऑर्गेनाइजिंग में उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, और अब आप क्या करें, उसको काम करने लायक बना रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजिंग से पहले कुछ एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जब काम डिसाइड कर दिया, नाउ एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। तो इसमें मैंने ये भी बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज है
जो आपको याद रखना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग में इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बात नहीं करेंगे और माइक को म्यूट रखेंगे। स्नेह शंकर अपने आप को म्यूट करिए। ओके ठीक है, तो क्या समझ में आया यहाँ पे? अगेन अंशु यू आर स्लीपिंग, व्हाई आर यू स्लीपिंग? अभी मैं फिर से पूछने वाली हूँ आपसे, ठीक है ना, देयर इज नो एस्केप। आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें क्या करते हैं कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशनशिप बनता है। डायरेक्टर सर हैज असाइन्ड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ अस एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिलिंग दोस असाइनमेंट्स एंड गिविंग हिम फीडबैक, है ना। उनको वापस से बताना है कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है, व्हाट एवर टास्क हैज बीन असाइन्ड वो कितना इम्प्रूव किया और कितना काम होना बाकी रह गया। ये हम करते हैं ना, अपने सीनियर को अपडेट करते हैं ना। दिस इज व्हाट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। यहाँ पे सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप बनता है आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द टास्क, आफ्टर असाइनिंग द ड्यूटी, राइट। अभी इतना याद रहेगा, ठीक है। नाउ स्टाफिंग मतलब क्या समझ में आता है? जो समझ में आता है पहले वो बोलो। स्टाफिंग इज अ सिंपल टर्म। ओके ठीक है, सही बोलो। ठीक है, और कुछ? स्टाफिंग का मतलब रिक्रूटमेंट। हाँ बोलो। करेक्ट, ठीक है। स्टाफिंग मींस सिलेक्शन ऑफ या रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पीपल एट राइट प्लेस। राइट प्लेस क्या हुआ यहाँ पे? काम, ठीक है ना। और राइट पीपल यानी उस काम को करने में जो सबसे अधिक सक्षम है, ठीक है ना। सब लोग कर सकते थे उस काम को, लेकिन जो उसको सबसे अच्छे से कर सके, ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। केयरफुल पोजिशनिंग यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती किया, तुम्हारे क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? मैदान में तो 10 होते हैं ना, 11 तो एक एक्स्ट्रा होता है, 11 and 1 एक्स्ट्रा, ठीक है। 11 इन द फील्ड एंड 1 एक्स्ट्रा के पास होता है। तो ये जो 11 प्लेयर्स का हायरार्की है, जो ऑर्डर है, इसको हम अगर ऊपर नीचे कर दे और जो ओपनर बैट्समैन है उसको हम मिडिल ऑर्डर में भेजने लगे, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा या नहीं होगा? ओपनर विल नॉट गेन हिज एज इन द मिडिल ऑर्डर, ठीक है ना। जो ओपनर है ना, उसको मिडिल ऑर्डर में भेजोगे तो वो गेन, वो उसको एज नहीं मिल पाएगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब वो ओपनिंग। और किसी मिडिल ऑर्डर को तो ऊपर भेज दो ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड? बैट्समैन के फॉर्म के ऊपर, तभी तो आप ऑर्डर डिसाइड करते हो ना, ठीक है ना। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट सहवाग यूज्ड टू बी द ओपनर, ठीक है ना। आप उसको थर्ड फोर्थ में रैंक में लाके देखिए, वो खा जाएगा आपके पूरे क्रिकेट मैच को, है ना। वो वैसा उस सहवाग जैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर प्रेशर में है टीम तो उसको धीरे धीरे खेलना, ऑब्वियसली ना, क्योंकि जो ओपनर है वो खेलता है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है क्या? वो ओपनली खेलता है एंड ही वाज लाइक दैट प्लेयर ना, जिसको चक्का चौका से मतलब है, ठीक है ना। उसको कोई प्रेशर, कोई रन, कोई स्कोर, किसी से मतलब नहीं। वो जितना ज्यादा आपको रन रेट बढ़ा के जा सके उतना बेहतर है। उसको बीच में भेजेंगे, उसके ऊपर प्रेशर है कि इंडिया हार जाएगी, दूसरे टीम ने बहुत अच्छा खेला है या फिर नहीं खेला है, हमें ही खेलना है, तो अभी 2 हमारे प्लेयर चले गए हैं 8-10 रन बना करके, ना वो मुझे क्या करना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी वाला शख्स नहीं है, उसको छक्का चौका मारने की आदत है, वो यही जिम्मेदारी लेते लेते क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। आपको सहवाग वाला बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। समझ में आई बात? क्यों ऑर्डर होता है, क्यों भेजते हैं, किसको ओपनिंग है, कौन मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, क्यों हम ये डिसाइड करते हैं?
ठीक है, द्रविड़ इज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर। मैं उस समय के प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, अभी के अलग प्लेयर्स होंगे, पर आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों होता है ये स्टाफिंग। ठीक है ना, गाना कोई और भी गा सकता है, लेकिन अगर लता मंगेशकर को हम बोले कि आप जाकर के टेबल टेनिस के लीजिए और सानिया मिर्जा को बोले कि इस मूवी में गा दीजिए, तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना दोनों जगह। हाँ, दोनों जगह वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट स्टाफिंग मीन्स। अगर आपने स्टाफिंग में गलती की, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स के पीपल को, आपकी क्लास में मैथ्स कौन पढ़ाता है? अभिषेक सर। चलिए अभिषेक सर का ही ले लेते हैं। अगर मुझे बोल दिया जाए कि आप मैथ्स पढ़ा दीजिए और अभिषेक सर को बोल दिया जाए आप पीपीएम पढ़ा दीजिए, वो तो शायद पढ़ा भी ले पीपीएम, पर मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगी। समझ में आया कितना बड़ा मुश्किल होगा? यही स्टाफिंग में होता है कि जिसके पास क्या एक मिनट, मैंने क्रिकेट का अच्छा लेट हिम टॉक टू मी। मैंने जो एग्जांपल दिया वो आपको सूट नहीं किया क्या? अच्छा ठीक है, वो अगर आपको सूट नहीं किया तो मैंने आपको एग्जांपल में दिया। सब तो क्रिकेटर ही है, लेकिन बॉलर है, बैट्समैन है, एक स्पेसिफिक रोल होता है सबका। कि सबका एक मिनट, लेट हिम टॉक टू मी। सबका अपना एक उसमें भी रोल है ना। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स का रोल है या नहीं है? सभी तुम्हारे ऑलराउंडर हैं। कितने ऑलराउंडर होते हैं हमारे टीम में? हाँ, एक है, तो वो भी हार्डली करे। तो फिर कोई किसी का तो होगा ना जिसमें उसकी कोर कॉम्पिटेंसी होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, कोई तो होगा ना प्लेयर जिसपे कॉम्पिटेंट होगा कि ये चीज वो अगर वो करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। सचिन तेंदुलकर कभी कभी बॉलिंग करता मुझे दिखता था, कभी कभी। कब? जब ऑलरेडी ये प्रेडिक्टेबल हो जाता था कि इंडिया इज विनिंग द गेम, राइट, तब उसको यार तुम भी बॉलिंग कर लो आज, है ना, तुम भी आज एक ओवर बोल करके देख लो। क्यों? क्यों? अदरवाइज क्या बॉलिंग का रिस्क हम देते हैं सचिन तेंदुलकर को? देते हैं? व्हाई? Because he is more competent in batting. That's true when he goes as an opener cricketer. है कि नहीं है? ये लॉजिकल चीजें हैं, ये डिस्कशन वाली चीजें नहीं। If you not agree with me, it's okay. दूसरे एग्जाम्पल से आप एग्री हो जाइए, अगर उस एग्जाम्पल से आप एग्री नहीं है तो। समझ में आया? क्योंकि आपके क्लास में भी हम सब टीचर हैं, हम सब टीचर हैं, लेकिन हम अपने अपने फील्ड के टीचर हैं, हम अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। हम सब सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो स्टाफिंग में क्या है कि जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं और सभी पढ़ लिख के आ रहे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ अच्छी डिग्रीज है, सभी का अच्छा एजुकेशन है, लेकिन दे आर एक्सपर्ट इन सर्टेन फील्ड्स। आप बीसीए करके जाओगे और अगर मैंने आपको कुछ दूसरा रोल दे दिया, मार्केटिंग का रोल दे दिया, तो क्या आप उतने कॉम्पिटेंसी से कर सकोगे जितनी कॉम्पिटेंसी से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम करेंगे? ये 3 साल के बाद की बात कर रही हूँ, नहीं ना। इट मेक्स अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस होना चाहिए। अगर यही डिफरेंस की बात है कि स्टाफिंग में अगर इस डिफरेंस को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है ना, चाहे तुम कुछ भी पढ़ के आए हो, हमारे यहाँ तुम एडिटिंग का काम करो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट, ठीक है ना, गड़बड़ एडिटिंग होगा, सही से नहीं होगा। अब समझ में आई ये बात, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अकाउंट्स के लोगों को अकाउंट्स का काम दीजिए, जो अकाउंट्स में 3 साल 2 साल 1 साल लगा के आया है, सीख कर आया है, ठीक है ना। एचआर के लोगों को रिक्रूटमेंट का काम दीजिए, ट्रेनिंग का काम दीजिए, पेरोल का काम दीजिए, मोटिवेशन का काम दीजिए। मार्केटिंग के लोगों को कस्टमर इंटरेक्शन का काम दीजिए, कस्टमर को बातचीत करने का टाइम दीजिए, प्रोडक्ट को लॉन्च करने का तरीका का बताइए, एडवर्टीजमेंट का चांस दीजिए। वहां पे वो क्या हो सकता है? ज्यादा कारगर हो सकता है। या ये आपने नहीं किया तो पूरा का पूरा आपका प्लान क्या हो जाएगा? इसी मोमेंट अभी पता चल जाएगा कि ये कुछ भी काम करने लायक नहीं है। अभी स्टाफिंग समझ में आया? क्रिकेट समझ में आया हो ना आया हो, बाकी चीजें समझ में आई हो ना आई हो, लेकिन एटलीस्ट स्टाफिंग समझ में आया। ठीक है, तो क्या ठीक से बोलो, अरे बोलो कंप्लीट, सारा चीज समझ में आया, थैंक यू। तो ठीक से बोलो ना, डरते क्यों हो? बोलने के लिए कोई वो नहीं है कि बनाए नहीं है। हाँ बिल्कुल,
पर्सन के बेसिस पे, कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे बांटते हैं। क्लियर हुआ? आगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में 3 चीजें आती हैं। ओके, डायरेक्टिंग में क्या, डायरेक्टिंग मीन्स क्या होता है, पहले आपको मालूम है कि डायरेक्टिंग में आपको बताना होता है, जिस भी आदमी को लगता है मैं स्विच कर देगी, कहाँ चले गए, जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। डायरेक्टिंग मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिंग में 2-3 चीजें कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टिंग मतलब पहले तो आपको बताना है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे हम? इंस्ट्रक्शन कैसे किसी को दे सकते हैं? कम्युनिकेट करके, ठीक है ना। सो कम्युनिकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ डायरेक्शन। वही मैनेजर, फिर पूछूंगी मैं अंशु, ठीक है ना, इधर उधर मत देखो ना। डायरेक्टिंग का मीन्स क्या हो गया कि आप यू हैव टू कम्युनिकेट। तो वही व्यक्ति ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, ज्यादा अच्छे से आपको डायरेक्शन दे सकता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर, ठीक है ना, जो अपने आप को सही तरीके से, प्रभावी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। आप एक काम करिए, किसी के घर जाना हुआ आपको, आप उससे एड्रेस पूछिए, ठीक है ना। कुछ लोग आपको सही से एड्रेस दे देंगे, आप सीधा उनके घर के पास जाके आपकी गाड़ी उठेगी। कुछ लोग इतना दाएं बाएं, इधर अच्छा ठीक है, उधर आ जाना, थोड़ा सा इधर मोड़ लेना, वहां पे एक दुकान दिखेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में बोलेगा अच्छा तुम रुको हम खुद आते हैं तुमको ले लेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं हुआ, ठीक है ना। वो कैपेबल नहीं हुआ उस चीज को आपको ओरली एक्सप्लेन कर पाते थे जिससे आप उसके पास पहुंच जाए, एंड देन थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा, उसको निकल करके आपको रिसीव करने तक आना पड़ा। होता है ये, ठीक है। ये तो व्यवहारिक आपकी बात हुई जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस है कहीं पर। तो डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि एवरीथिंग अभी तक जो हमने पढ़ा सब कुछ सेट है, प्री कंडीशनल है, लेकिन डायरेक्शन में कुछ भी बंधन नहीं है। आप किस तरीके से डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप ओरल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, आप रिटन इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, आप कैसे लीडरशिप भी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट भी करना, जो टास्क दिया उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना है कि काम कितना हुआ, कितना बाकी है, किसको किसको किस किस हेल्प की जरूरत है, किस किस रिसोर्सेज की जरूरत है, ये कोऑर्डिनेशन का काम हुआ। लीडरशिप, अचानक से लगेगा ना कि पूरा टीम बिल्कुल स्लो हो गया है, बिल्कुल लेजी हो गया है, बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, हाँ डीमोटिवेटेड हो गया है, तो उनको मोटिवेट करने का काम भी होता है मैनेजर्स का एज ए लीडर, ठीक है ना। दे हैव टू मोटिवेट, कीप देयर टीम मोटिवेटिंग। और मोटिवेशन क्या है ये देख लो, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक एनर्जी, जस्ट लाइक फ्यूल। आप अपने बाइक ही अभी तो होगा मेरे ख्याल से सबके पास, अगर गाड़ी भी हो तो वो भी चलता है, कभी ना कभी तो बाइक गाड़ी चलाया होगा, बैठा होगा उसपे, जब तक उसमें पेट्रोल है तब तक वो दौड़ता है, उसके बाद रुक जाता है, ठीक है ना। मोटिवेशन भी ऐसे ही है, एक आपने मोटिवेट किया, आई बिकम मोटिवेटेड। आप लोगों को कभी पता नहीं, अब तो चिट्ठी लेटर का जमाना नहीं है, पर जिस समय हुआ करता था, अब आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, घर वाले करते हैं, आई डोंट नो। पर मैं अपने जमाने की बात बोलूं तो जब चिट्ठियां लिखा जाता था, उस समय जब कोई बाहर भाई बहन कुछ होते थे, तो घर से जो कोई दूसरा बड़ी सिस्टर या बड़ी बहन चिट्ठी लिखती थी, तो वो इतना मोटिवेशनल वाला था, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर ये है वो है। मतलब वो चिट्ठी जब तक आप पढ़ते थे तब तक आप बहुत इलेटेड एंड मोटिवेटेड रहते थे, लगता था कि नहीं आज तो पूरा पढ़ करके एकदम स्कोर टॉप कर जाना है, स्कोर अच्छा करना है, अच्छी नौकरी ले लेनी है, एवरीथिंग। धीरे धीरे वो लेटर, क्या रोज दिन वो लेटर उतना ही मोटिवेशनल लगता था, धीरे धीरे खत्म हो जाता है वो। हाँ, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आधा घंटा या 1 घंटा या कितना, जस्ट ए मिनट, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब खत्म हो जाता है तो गाड़ी की तरह टीम रुक जाती है। तो ये रोज करने वाला काम है मैनेजर्स को किसी ना किसी रूप में, ये एवरी नाउ एंड देन करना चाहिए कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना चाहिए। हाँ।
ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो अब मैंने मार्क कर लिया। मैं आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट बताऊंगी। जब बताऊंगी उस समय में ये आपको बताऊंगी किस में होगा। अभी आप समझ लीजिए ये जो एक्टिविटीज है, जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग है, मोस्टली मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉट टॉप लेवल, नीदर टॉप लेवल नॉट लोअर लेवल। मैंने क्या बोला? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम बोला। नाउ आई, जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो बताऊंगी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। समझ में आया? अभी के लिए ये समझ में आया कि किस ऑर्डर का ये मोस्टली काम है। अच्छा ठीक है, ये जितना काम है ना ऑलमोस्ट सारे लेवल के लोग करते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन काम का पैटर्न, काम का रिस्क वो बदल जाता है। अगर टॉप लेवल को ले लो तो वो भी प्लानिंग करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वो भी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, लेकिन किस चीज को लेकर के? कोई बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेकर के, जैसे मर्जर करना है, जैसे अब्रॉड में अपना एक नया यूनिट बनाना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम बिजनेस को एक्सपैंड करने का होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको रन करने का होता है, ठीक है ना, उसको मैनेज करने का होता है। और लोअर ऑर्डर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो काम होना है, यानी आज का ऑपरेशन कैसे होगा, इसको संचालित करने का काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो समझ में आया? ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, किसी भी कोई बैंक का चेयरमैन है, ठीक है ना, दीपक पारेख, क्या है, कौन है वो? एचडीएफसी बैंक का ओनर, ठीक है ना, चेयरपर्सन है। तो क्या वो ये देखता होगा कि आज कितने कस्टमर आए, इनको हमने पेमेंट किया कि नहीं, इनसे रिसीट लिया कि नहीं, इनका चेक बना कि नहीं? नहीं ना, उनका काम क्या? एक्सपेंशन का, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह। आज 400 ब्रांचेज है तो अगले साल हमको उसको 800 ब्रांच में कन्वर्ट कर देना है। अब्रॉड में भी अपना बिजनेस करना है। कौन कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है? प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, इसके अलावा क्या लिक्विड डिपॉजिट है, क्या म्यूचुअल फंड्स है, क्या एसआईपी है, ये सब क्या क्या लाना है, वो लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे, वो लोग इधर दिमाग नहीं लगाएंगे ना। समझ में आया? लेकिन उससे भी रिलेटेड तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग होता होगा, स्टाफिंग होता होगा। सिमिलर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम एरिया मैनेज को रख सकते हैं, क्लस्टर हेड को रख सकते हैं, जोनल हेड को रख सकते हैं, ब्रांच मैनेजर को रख सकते हैं। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो अभी बिजनेस है, जितना प्रोडक्ट है उसको हम कैसे अच्छे से रन करवाएं, ठीक है ना, कैसे हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें और उस चीज को कहाँ तक ऊपर तक लेकर जाए। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको संभालने का काम है। लोअर ऑर्डर मैनेजमेंट का क्या काम है? आज हमको इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है ना, आज हमको 100 एसआईपी कर देना है इस ब्रांच में, तो वो 100 एसआईपी कैसे होगा, किस किस लोगों के थ्रू होगा, कहाँ कहाँ जाकर होगा, कौन कौन से कस्टमर से मिलकर होगा, वो कौन तय करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। जैसे कि आरएम, आरएम मतलब यहाँ रिलेशनशिप मैनेजर से मैं बोल रही हूँ। जैसे रिलेशनशिप मैनेजर्स का क्या रोल होता है कि उनको एक डिफाइंड पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, क्लाइंट्स का एक डिटेल दे दिया जाता है, जहां से वो जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं उनका वहां वहां वो पिच करके पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। आज अगर कोई एब्सेंट है तो उसकी जगह पे मुझे किसको डालना है कि वो काम तो होना है। सपोज करो बैंक में किसी दिन एक टेलर या एक कैशियर एब्सेंट हो जाता होगा, तो क्या उस दिन वो काम नहीं होगा? रिसीट का काम नहीं होगा? होगा ना, पेमेंट का काम होगा ना, तो किसी और को वहां पे एडजस्ट करना, यानी डेली के डेली बिजनेस को रन करने के लिए जितनी काम करनी पड़ती है वो लोअर ऑर्गेनाइज होता है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो अब हम डायरेक्शन आते हैं, यानी ये पर्टिकुलर ऑलमोस्ट हर लेवल का काम होता है, उनका रिस्क, उनका एरिया, उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। डायरेक्टिंग मतलब क्या है कि डायरेक्शन देना है, यानी हमारे अंदर जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में हायरार्की क्रिएट किया था ना, हायरार्की मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि ये भी टर्म एक नया टर्म है, वो तो नहीं आ सकता। हायरार्की का मतलब अगर सिंपल टर्म में समझाए, बिल्कुल सही, हायरार्की इज एन ऑर्डर, ठीक है ना, सीनियर से नीचे की तरफ जूनियर की तरफ जब हम आते हैं उस बीच में जो जो लोग आते हैं उस ऑर्डर को ही हम हायरार्की बोलते हैं, राइट। तो अब जैसे हमने ये एक हमारा एक टीम है, जो हेड है वो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना, किन किन लोगों से करवाना, डायरेक्शन दे रहा है, देख रहा है बोलने के बाद भी टीम बहुत ढीला डाला लग रहा है, मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन के लिए क्या क्या टूल्स है? ऐसे तो नहीं होगा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के लिए दो तरीके का टूल होता है हमारे पास, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स दे करके, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस से लिंक बोनस दे करके, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको रिवॉर्ड दे करके, ये सब एक हो गया फिनेंशियल तरीका।
जिसमें फिनेंशियली आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है जिससे आप मोटिवेटेड फील हो, हाँ मुझे इतना करना है क्योंकि इससे क्या होगा, मैं जितना करूंगा उतना मुझे पर 1000 मिलेगा पर यूनिट, ठीक है ना। तो एक मोटिवेशन हुआ ज्यादा कमाने का। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर समय आपको फाइनेंशियल मोटिवेशन दे। एंड इन सेकंड केस फाइनेंशियल मोटिवेशन बहुत थोड़े देर के लिए होता है, बहुत लंबा नहीं चलता। वो हम बताएंगे क्यों, आगे आएंगे उस सब पर, ठीक है ना। अभी बस इतना सुन लो। अभी आश्चर्य लग रहा होगा कि क्यों नहीं पैसा बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड करता होगा, पर बाद में बताएंगे इसको डिटेल में। दूसरा क्या मैंने बोला, क्या टूल है मोटिवेट करने का? नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या? नॉन फाइनेंशियल मतलब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पैसा दे दे करके मोटिवेटेड रखूं, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा ज्वाइंट एक मीटिंग होगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आपको रिवॉर्ड करेंगे, स्टेज पे बुलाएंगे, आपके लिए इतने सारे लोग तालियां बजाएंगे और हम आपको क्या करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना। आपको एक सीनियर सर्टिफिकेट देगा, कोई कप देंगे। एंड इससे ज्यादा मोटिवेशन किसी चीज से हो सकता है? तुम्हें इसी पूरे क्लास में सारे बच्चों को, सारे फैकल्टीज को बुला करके किसी एक चीज के लिए मैं ट्रॉफी दूं कि ही डिड वेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, लगेगा या नहीं लगेगा? वो क्या तुम्हें चुपचाप से मैं अपने केबिन में बुला करके 1000 रुपए का एनवेलप दे दूं तो लगेगा उतना अच्छा? उतना अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए सोचो तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा ये लगेगा, राइट। तो दोनों ही का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मैनेजर्स मोटिवेशन के लिए। तो डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन आता है, लीडरशिप आता है, कम्युनिकेशन आता है, मोटिवेशन आता है। समझ में आया? ये सब कुछ कहाँ आता है? अंडर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लीडरशिप में क्या करना है, गाइड करना है, ठीक है ना। जगह जगह पे उनको गाइड करना है, बताना है, और अपने आप से प्रभावित रखना है, इन्फ्लुएंस रखना है, मोटिवेटेड करके रखना है। ओके, तो समझ में आ गया लीडरशिप में मैनेजर का क्या क्या काम होगा? कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये तीनों ही कोऑर्डिनेशन, ये तीनों ही डायरेक्टिंग के अंदर आएगा। अब आया तुम्हारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? व्हाट इज कंट्रोलिंग? अपने मन से बोलो, इतना तक तो बना लिया ना, बता दिया ना मैंने। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, नाउ कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करते हैं? ठीक है, और कंट्रोलिंग नहीं समझ में आ रहा मुझे। कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने टास्क डिवाइड किया है, लोगों को असाइन किया है, उसके बाद स्टाफिंग करके आपने सही लोगों के बीच में सही काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डायरेक्शंस दिया, उनको मोटिवेटेड करके रखा है, उनको समय समय पे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। नाउ क्या करना है, देखना है कि वो काम उसी तरीके से हो रहा है या नहीं जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने प्लानिंग के समय डिसाइड किया था। अच्छा, तो क्या ये काम के लास्ट में देखने वाली बात होगी? नहीं, इसको हर एक स्टेप पे चेक करना होगा कि क्या ये फर्स्ट स्टेप पे वैसे गया जैसे जाना चाहिए था, अच्छा ये दूसरे स्टेप पे वैसे आया जैसे जाना चाहिए था, क्योंकि डेविएशन कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कंट्रोलिंग थ्रू आउट आवर जर्नी रखते हैं कि नहीं? पूरे ड्राइव के बीच में कंट्रोल रखना पड़ता है अपने बाइक के बीच कि सीधा एक्सीडेंट जब सामने से गाड़ी जाएगी तभी हम कंट्रोल करेंगे, नहीं ना। यू हैव टू बी कंट्रोल, देयर शुड बी कंट्रोल ड्राइविंग थ्रू आउट योर जर्नी, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक के पूरे रास्ते में आप एक कंट्रोल लेकर के चलते हैं कि अगर अचानक से कुछ हुआ तो यू कैन स्टॉप इजीली, है ना। क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन था, आपने जो काम शुरू करने से पहले सोचा था, जो ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले सोचा था, उसको कर सके, बीच में ही ऊपर ना चले जाए, है ना, काम अधूरा छोड़ करके। एक कंट्रोलिंग का मैं प्रैक्टिकल या आपको एग्जांपल दिया। अब ऐसे ही कंट्रोलिंग ना होता, हर जगह होता है। अभी से तुम देख लो कि अभी तुम्हारा तीसरा दिन ही क्लास का है या चौथा दिन ही क्लास का है, अभी 6 महीने बाद एग्जाम होगा, क्या तभी जागोगे जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, या अभी से जागते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, कंट्रोल में रखोगे अपने पढ़ाई को, है ना, क्या स्ट्रेस में आ जाओगे? इट्स अप टू यू, है ना अंशु?
इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, बाद में स्ट्रेस लेना है या अभी से स्मूथली चलना है। कंट्रोलिंग का मतलब समझ में आया होगा। फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड पूरे प्रोसेस को कैसे हम नियंत्रण में रखेंगे। अगर कहीं डेविएशन आया, तुम्हारा नाम क्या? आदित्य, अनिकेत, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस में कहीं अगर डेविएशन आ सकता है, ठीक है ना। डेविएशन कैसे आएगा मैं बताती हूँ। अगर आपने डिसाइड किया है, चलो आपने किया हो ना किया हो, मैं मान लेती हूँ कि आपने किया है कि हर सब्जेक्ट का जितना क्लास में आज पढ़ाई हुआ है उतना टास्क आप आज ही खत्म करके रख लेंगे, पढ़ करके, देख करके, फॉलो करके रख लेंगे। मैं मान लेती हूँ कि आपने ऐसा किया है। लेकिन क्या हो गया, एक दिन अचानक से आपको किसी के दो तीन चीज हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। सपोज करो किसी का बर्थडे है तो तुम्हें उसमें बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, तो रात का पढ़ाई हैम्पर हो गया, 3 घंटे जो पढ़ते थे वो नहीं पढ़ पाए। अब क्या हो गया, डेविएशन आया, तुम्हारे प्लानिंग में डेविएशन आया। तुमने सोचा था रोज 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम पढ़ करके सब कुछ एकदम क्या करेंगे, अपडेटेड रखेंगे, लेकिन यू डेविएटेड। डेविएशन कैसा, तो कभी बर्थडे पार्टी का डेविएशन हो गया, कभी कोई आकस्मिक मेहमान आ गए तो उसको अटेंड करना पड़ा, कभी पापा ने किसी और काम से भेज दिया बाहर तो उस काम से जाना पड़ा। डेविएशन आता है और आया। नाउ यू कम टू नो कि मेरा क्या हुआ, 3 घंटे का पढ़ाई रह गया, ये चैप्टर रह गया है। अब नेक्स्ट डे कभी आप थोड़ा टाइम निकाल करके 2-3 दिन थोड़ा 1-1 घंटा और ऐड करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या उस डेविएशन को बढ़ने देंगे। कंट्रोल करने की कोशिश तो कम से कम करेंगे, इसी को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। समझ में आया? यानी व्हाटएवर हैज बीन प्लान्ड अर्लियर बिफोर प्लानिंग, जब तक हमने प्लानिंग किया भी नहीं था उससे पहले भी जो हमने सोचा था, जब एग्जीक्यूशन हो रहा है काम का, एग्जीक्यूशन मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, प्रोसेस में है, करेक्ट, फॉलो करें। तो जब वो प्रोसेस में है तब कहाँ क्या गलती हो गया, अगर गलती हो गया तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक करने वाला बात होगा तो उसको ठीक करना, अगर ठीक करना नहीं रहेगा तो वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप समझ लेंगे कि आप रास्ता भटक गए हैं, उतनी जल्दी आप रास्ते पर आ जाएंगे और सही रास्ता पकड़ लेंगे। जितना देर जाकर के आप समझेंगे कि आप रास्ता भटक गए हैं, उतना वापस आना पड़ेगा, उतना ज्यादा समय, रिसोर्सेस, फिनेंसेस, टाइम ऑल आर वेस्टेड, है ना। तो कंट्रोलिंग इसीलिए ईच एंड एवरी स्टेप पे जरूरी होता है। समझ में आया? इतना तक दिमाग में घुसा? बता सकते हो अगर पूछे तो, बिना पढ़े, मुझे पढ़ के बताने वाले नहीं चाहिए, बिना पढ़े बता सकते हैं। अगर हम पूछे कि कंट्रोलिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो ठीक है। आई होप द सेम। भेज दिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट ए मिनट, अभी क्लास खत्म नहीं किया है, 1 मिनट।